Hello guys. So today we are going to start with probability. So we'll try to understand that what is probability and why we are studying it. So basically, probability means that what are chances of occurrence of any event. E- मतलब कि कोई भी इवेंट है, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन हो गया या फिर रोलिंग अ डाइस हो गया, तो उसमें जो उसके आउटकम्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कॉइन को टॉस करोगे, सो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या चांसेस है कि हेड आए या क्या चांसेस है कि टेल आए, या फिर अगर आप एक डाइस है उसको रोल कर रहे हो, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि 1 से लेके 6 में कोई भी नंबर आएगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 5 आए या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 3 and 4 आए। So that we can find using basic concepts of probability. So it is a very easy chapter actually. इसमें as such related to बाकी other chapters of mathematics and statistics, there are very few concepts and formulas to remember. But यहाँ पे सबसे main चीज़ है वो है understanding of the problem statement. मतलब कि आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, उस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ना कि कितनी फॉर्मूलाज आपने याद की है। बिकॉज इसमें बहुत गिन के 3 या 4 बेसिक फॉर्मूलाज होगी, जो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसा रट्टा मारने वाली भी चीज़ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ से चलो, फर्स्ट लाइन मैंने लिखा चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। तो हम चालू करते हैं इवेंट से कि व्हाट इज इवेंट। इवेंट का मतलब कोई शादी वगैरह ऐसा नहीं होता। मैथ्स लैंग्वेज में इवेंट का मतलब होता है कि एनी एक्सपेरिमेंट, एनी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको हम एज ए इवेंट मानते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे पहले ही मैंने एग्जांपल दे दिया है, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट। या रोलिंग अ डाई, या फिर पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड। ठीक है। सो ये इवेंट्स है। अब अगर कोई इवेंट्स है तो उसके आउटकम्स भी होते हैं। सो जो भी इवेंट्स है उसके क्या होंगे, आउटकम्स होंगे। आउटकम्स माने रिजल्ट, कि उसका रिजल्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, सो कॉइन टॉस करेंगे अगर, तो उसमें टॉसिंग, तो उसमें हमारा आउटकम क्या होगा, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। रोलिंग अ डाइस, तो उसमें हमारा आउटकम क्या होगा, तो उसमें हमारा आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें से कोई भी एक नंबर आएगा, वो हमारा आउटकम होगा। पिकिंग अ कार्ड, अब पिकिंग अ कार्ड में आउटकम्स क्या हो गए, कोई भी कार्ड आ सकता है, एस आ सकता है या 2 3 4 5, कोई भी कार्ड, कोई भी कलर का, कोई भी हाउस का कार्ड आ सकता है। सो दिज आर कॉल्ड आउटकम्स ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट। ठीक है। अभी अगर हम ये सारे आउटकम्स है, बस इसी का खेल है, मतलब कि जो भी आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें उसमें से एक सिलेक्ट करके, मतलब कोई भी एक आउटकम का आपको पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर आफ्टर रोलिंग अ डाई, मतलब कि ये 6 में से अगर इवन नंबर आएगा तो वो कैसे फाइंड करोगे। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, मतलब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते इसमें से, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो। अब आपको इसमें फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पता कि भाई डाइस में रोल, अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेंगे कि इतने आउटकम्स होंगे अगर आप डाइस को रोल करोगे। तो यहाँ पे एक कॉमन नॉलेज लगता है, बेसिक नॉलेज, कि भाई अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास 6 आउटकम्स आएंगे, या कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 आउटकम्स आएंगे। तो वैसे वो एक बेसिक नॉलेज है, जो जो आई थिंक सबके पास होता है। सो
set of all outcomes is called सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हेड एंड टेल है, तो अगर मैं उसको हेड कॉमा टेल करके उसका एक सेट बना दूं, क्योंकि यहाँ पे ये तो सेट है, तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस फॉर कॉइन। अगर ये 1 से लेके 6 है तो उसको मैं अगर सेट में लिख दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस फॉर अ डाइस। सो ऐसे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं एंड अंदर जो सिंगल आउटकम होता है उसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज वी यूज ड्यूरिंग आवर प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि यहाँ पे जैसे ये जो भी आउटकम्स होते हैं सो दे आर अनबायस्ड, ठीक है। अनबायस का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई कैटेगरी, जैसे ऐसा कोई कॉइन नहीं होगा जो हमेशा हेड ही दे रहा है, समझ रहे हो, तो उस वो बायस कॉइन हो गया, मतलब उसमें कोई जादू टोना वगैरह किया है जो हर बार हेड दे रहा है, या फिर ऐसा कोई डाई नहीं होगा। तो जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं दे आर ऑल अनबायस, और उसको हम बोलते हैं रैंडम इवेंट्स। क्या बोलते हैं? रैंडम इवेंट्स, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी बिहाइंड द प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें आपको लाइक कब चालू और कब पता कब खत्म हो गया वो आप लोग को पता नहीं चलेगा। फाइन। सो ये तो था हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब आगे हम पढ़ेंगे एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी इवेंट्स है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं उन दोनों के साथ, मतलब कि अगर यहाँ पे कॉइन है और डाइस है तो इन दोनों को मिक्स करके भी कोई इवेंट बन सकता है क्या, तो वैसा उसको बोलते हैं हम एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। बट वो कैसे होता है उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, कितने टाइप्स ऑफ एल्जेब्रा होते हैं इवेंट्स के अंदर वो हम देख लेंगे एक बार। सो फर्स्ट इज, अगर हम यहाँ पे दो इवेंट्स लेंगे, एक है ए एंड एक है बी, इन दोनों के बीच में हम बात करेंगे क्या क्या हो सकता है। सो अगर मैं बोलूँ कि ए और बी, ये बेसिक सेट थियरी में हमने पढ़ा है कि ए और बी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली ए यूनियन बी से। मतलब कि अगर ए में है ए कॉमा बी कॉमा सी एंड बी इज बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बेसिक यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो ए में भी है या बी में है, मतलब ए में और बी में दोनों में होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब दोनों को मिला के जितने भी एलिमेंट्स हो रहे हैं वो हम टोटल लिस्ट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा कि ए बी बी सी सी एंड डी, ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा, हम बी और सी दोनों में आ रहा है तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ए यूनियन बी को हम डिनोट करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट में उसको हम एक बार ही डिनोट करेंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। देन नेक्स्ट इज ए एंड बी। अब देखो ए एंड बी का मतलब क्या होता है कि ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कंपल्जन लगा दिया कि वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है एंड बी में है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स ए में है और बी में है, तो वो दो एलिमेंट्स कौन से है, तो वो है बी कॉमा सी, जो दोनों में कॉमन है। आई होप आई एम क्लियर। देन थर्ड इज ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एलिमेंट्स जो ए में है बट बी में नहीं है, ठीक है। सो उसको हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं ए माइनस बी से। ये माइनस हमारे सब्ट्रैक्शन नहीं है 3 - 2 वाला, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ए माइनस बी में बी और सी कैंसिल हो गया और यहाँ पे ए कॉमा माइनस डी आ गया, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको ही हम हटाएंगे।
तो मेन हमारा सेट है ए, उसमें से हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए सेट को डिनोट कर देता हूँ, ये है हमारा ए सेट, ठीक है। अब उसमें से मैं बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो हटा दूंगा, तो ये बी और सी कहाँ पे प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट है, तो वो हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ए। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली ए। इसको मैं डिनोट एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, वो है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि लास्ट में तो हम कॉमन एलिमेंट्स ही हटा रहे हैं। तो अगर ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, दोनों सेम चीज होती है। एंड सेम गोज विथ वाइस वर्सा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बी बट नॉट ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, डी। और इसको और एक तरीके से कैसे डिनोट कर सकते हैं, बी बी इंटरसेक्शन ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। एंड और एक चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए की बात कर रहे हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से। मैं यहाँ पे वापस एक बार नोट डाउन कर देता हूँ हमारे सेट्स क्या थे। तो हमारा ए था ए कॉमा बी कॉमा सी, बी था हमारा बी कॉमा सी कॉमा डी, और यहाँ पे हमें एक यूनिवर्सल सेट मतलब कि जहाँ पे सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो वो हम ले लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है। अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे यार ये यूनिवर्सल सेट अब तक था नहीं, तो अब कहाँ से आ गया। तो अगर कोई भी हम 2 या 3 सेट की बात कर रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट होता है जो क्वेश्चन में हर बार दिया होता है। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बेसिकली वहाँ से ये सारे उनके सबसेट है, जैसे ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा एंड बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो अब आप लोग क्वेश्चन करोगे कि सबसेट का मतलब क्या होता है, तो चलो पहले वो देख लेते हैं कि सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट फिर हम ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट वाले पे आएंगे। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिखूं कि A इज सबसेट ऑफ B, तो A इज ए सबसेट ऑफ B, नहीं तो हम यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं लेते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, A इज ए सबसेट ऑफ U। तो A इज ए सबसेट ऑफ U का मतलब क्या हुआ कि A में जितने भी एलिमेंट्स है वो U में प्रेजेंट है। वो कंपल्जन है क्या, ऑल एलिमेंट्स of A are present in U, but vice versa का मतलब ये उल्टी बात, मतलब कि सारे एलिमेंट्स U के A में प्रेजेंट होने चाहिए, नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब ये सही हो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वो हम कंडीशन नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि भाई ए के सारे एलिमेंट्स यू में प्रेजेंट है, देन ए इज ए सबसेट ऑफ यू। तो यहाँ से मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग बिकॉज बचपन से ही ऐसे है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई हैंड राइटिंग्स। इतनी जल्दी तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतने सालों से ऐसे हैंड राइटिंग की ही प्रैक्टिस है, बट आई होप यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद दैट थिंग, ठीक है। सो मैं था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई भी इवेंट ए है, कोई भी नहीं, हमारे पास जो इवेंट है उसकी बात करते हैं, उसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट लिखूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है। अगेन यूनिवर्सल सेट है, उसमें से सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या किया, यू बट नॉट ए वाला एल्जेब्रा यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी कॉमा ई। इज इट क्लियर। अब अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉमा ई। उसका फॉर्मूला वाइज क्या होगा, u माइनस
बी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो ये था एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। नाउ हम आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स कि और कौन से टाइप्स होते हैं इवेंट्स के, एंड उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाओ, बिकॉज एट लास्ट मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो नाउ विल स्टडी टाइप्स ऑफ इवेंट। सो फर्स्ट इज equally likely events. Equally likely events. इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी इवेंट है उसके जो आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। मतलब कि अगर मैं कोई कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो उसमें हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, बिकॉज इट इज़ एन अनबायस्ड कॉइन। अगर मैं कोई डाइस को रोल कर रहा हूँ तो वहाँ पे 1 2 3 इनमें से कोई भी 4 5 6, ये इनमें से कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। कितनी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला पढ़ेंगे। बट अभी मैं ये बता सकता हूँ कि जितनी प्रोबेबिलिटी 5 की आने की है उतनी प्रोबेबिलिटी ही 1 की आने की है एंड उतनी 6 की है। सो उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, जहाँ पे सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। कितनी होती है वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट इज exhaustive events. Okay, so what is meaning of exhaustive event? So अगर मैं लिखूँ u इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e, a is a कॉमा b कॉमा c, b is वही हम सेम सेट ले रहे हैं एंड c is d कॉमा e, एग्जैक्टली सेम सेट है, बस मैंने ये c एक ऐड कर दिया ताकि मैं तुम लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। सो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इवेंट्स whose union union forms यूनिवर्सल सेट। अब ये नया टर्म आ गया यूनियन। तो यूनियन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर मैं लिखता ए और बी तो हमने इसको लिखा था ए यूनियन बी, तो इसको बोलते हैं यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन ये मैं एक्चुअली पहले आपको बताना भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो दैट इज़ यूनियन ऑपरेशन। एंड अगर मैं लिखूँ ए एंड बी, सो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ओके फाइन। सो यहाँ पे मैं पेन चेंज करता हूँ कलर। हाँ, सो यहाँ पे अगर मैं करूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, विच इज इक्वल टू यू। इज इट क्लियर? सो इसलिए ये सारे इवेंट्स कैसे हो गए? सो दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई होप आई एम क्लियर। So they are called exhaustive events. I will repeat it once again कि set of those events मतलब कि वो सारे events जिसको हम यूनियन करेंगे एंड उसका यूनिवर्सल सेट फॉर्म हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। पर अगर मैं यहाँ पे C को इंक्लूड नहीं करता फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे बोलता कि चलो A यूनियन B करते हैं, तो क्या A यूनियन B यूनिवर्सल सेट फॉर्म करेंगे? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। सो या करेक्ट, वो फॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ पे ई एलिमेंट जो है वो छूट जाएगा। अगर तुम लोग ए यूनियन बी करोगे तो उसमें ये ई एलिमेंट जो है यूनिवर्सल का वो छूट जाएगा, तो इसलिए वो एग्जॉस्टिव सेट ए और बी एग्जॉस्टिव सेट नहीं है, बट ए बी एंड सी साथ में एग्जॉस्टिव सेट हो सकता है। तो ये एग्जॉस्टिव जो टर्म है सॉरी, सो एग्जॉस्टिव जो टर्म है वो कोई सिंगल
सेट पे यूज नहीं होता, वो दो या दो से ज्यादा सेट पे यूज होता है। ठीक है। सो एग्जॉस्टिव ऐसा नहीं बोलूंगा कि चलो ए एग्जॉस्टिव है और बी एग्जॉस्टिव नहीं है, नहीं। अगर ए को एग्जॉस्टिव होना है तो उसके साथ बी या सी कोई चाहिए होगा जो जिसके साथ वो यूनियन करके यूनिवर्सल सेट फॉर्म करे। ठीक है। नाउ विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसके नाम में ही तुम्हारा आंसर है कि एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है। देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एक्सक्लूसिव डील, ये वर्ड सुना है, डेफिनेटली सुना होगा अब तक तो। कहीं ना कहीं तो लिखा ही होता है कि एक्सक्लूसिव ऑफर, एक्सक्लूसिव डील। तो कभी तुमने ट्राई किया कि एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ये वर्ड दिखने में अच्छा लग रहा है इसलिए वो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा मीनिंग होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ये डील तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी, मतलब कि और कोई ऐसी डील नहीं दे रहा, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डील या एक्सक्लूसिव ऑफर। तो एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब है कि ये चीज़ कहीं और नहीं है। तो यही हम सेट में भी देखेंगे कि चलो मैं एक दूसरा सेट बनाता हूँ, u इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। सेट ए हो गया हमारा ए कॉमा बी, सेट बी हो गया हमारा बी कॉमा सी कॉमा डी, एंड सेट सी हो गया हमारा ई। ठीक है। तो एक्सक्लूसिव सेट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन। अब ये मैंने बहुत हैवी वर्ड यूज कर दिया, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, बट कुछ नहीं, हम इंटरसेक्ट करवाएंगे दो दो सेट को लेके। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बी। मतलब कि इन दोनों में कॉमन है बी, दैट मीन्स दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। अगर मैं करूँ ए इंटरसेक्शन सी तो इसका आंसर क्या आएगा? सो इसका आंसर आएगा एम्प्टी ब्रैकेट्स, कुछ नहीं आंसर आएगा इसका। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नल सेट। नल सेट मतलब कोई सेट में कोई वैल्यू नहीं है। तो दे आर गुड टू गो, मीन्स दे आर एक्सक्लूसिव। ए इंटरसेक्शन बी एक्सक्लूसिव नहीं है। अब अगर हम देखें बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी भी वही एम्प्टी ब्रैकेट्स आएगा क्योंकि बी सी डी एंड ई दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगेन दे विल फॉर्म null set. So ये भी they are good to go, means they are exclusive set। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव वर्ड है वो सिर्फ एक सिंगल, वो भी एग्जॉस्टिव की तरह ही है, वो एक सिंगल सेट पे आप यूज नहीं कर पाओगे। आपको दो या दो से ज्यादा सेट लेके आपको बताना पड़ेगा। कि अगर मैं बोलूँ ए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ए इज एक्सक्लूसिव और नॉट एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है। क्या है ये? रिलेटिव टर्म है, मतलब कि इसको किसी के साथ रिलेट करके बात करना पड़ेगा, उसको अकेले को पिन पॉइंट करके बात नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ए एंड बी आर नॉट एक्सक्लूसिव, बट ए एंड सी आर एक्सक्लूसिव एंड बी एंड सी आर एक्सक्लूसिव सेट। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे भी सेम नल सेट आएगा, एम्प्टी ब्रैकेट्स नल सेट। तो ये तीनों एक्सक्लूसिव हुए अंदर ही अंदर, मतलब कि दे आर म्यूचुअली, इसको हम लिखेंगे म्यूचुअली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली ऐड करना, जब तुम दो से ज्यादा सेट को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि आप अगर तीनों को इंटरसेक्ट करोगे तो तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ पेयर वाइज, तो पेयर वाइज तो फिर ऐसा हो जाएगा, देखो ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी, फिर इसमें हम और एनालाइज करेंगे तो पता चला कि बी एंड सी आर
पेयर वाइज एक्सक्लूसिव, मतलब कि उन दोनों की पेयर अगर कंपेयर करोगे तभी वो एक्सक्लूसिव है। समझ में आ रहा है इसकी टर्मिनोलॉजीज? ए एंड सी की बात करो तो दे आर पेयर वाइज एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पे म्यूचुअली नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें पेयर वाइज लिखना पड़ेगा, पेयर वाइज एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पे हम दो पेयर की बात कर रहे हैं। एंड अगर मैं लिखूँ ए एंड बी आर नॉट पेयर वाइज एक्सक्लूसिव, ठीक है। सो एक्सक्लूसिव ऐसा कंसेप्ट है जो काम आता है, मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्वेश्चंस इस पे आते हैं, एग्जाम में भी इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एक्सक्लूसिव कंसेप्ट पे। तो ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोग को। ओके, सो हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ लिया, एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़ लिया, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि थोड़े, बहुत बोर हो गए अब थियरी पढ़ पढ़ के। सो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन इज a coin is tossed 3 times। देखो, मैं पहला क्वेश्चन ही आप लोग को हार्ड पूछ रहा हूँ जानबूझ के। उसका एक मेरे साइड से भी रीज़न है कि आप इजी क्वेश्चन करोगे तो चांसेस कम है कि आप हार्ड क्वेश्चंस को, मतलब चांसेस कम है, ज़ीरो नहीं है, कम है थोड़े, किसी के पास है भी किसी के पास नहीं। बट अगर हम स्टार्टिंग में ही थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे तो आपको दो चीज़ होती है, एक तो कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट हमने कितना पढ़ा है, मुझे भी पता लग जाएगा आपको क्लैरिटी है कि नहीं कंसेप्ट के बारे में। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इजी क्वेश्चंस होंगे वो तो वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो इवेंट ए है नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स, appears. Set B, event B is exactly one head appears, and event C is at least two head appears। ठीक है। सो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का नहीं है, क्वेश्चन बेसिक एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मुझे पता लग जाएगा। सो क्वेश्चन इज डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब कि इन तीनों को हमें एनालाइज करना है कि आर दे एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, ठीक है। सो कैसे करोगे? तो देखो, पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, उसके पहले तुम्हें उसका एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, मतलब ऐसे राइटिंग में नहीं, दिमाग में। उसको बोलते हैं लाइन ऑफ थिंकिंग। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ थिंकिंग। लाइन ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या है कि आप वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके पास, उसको आप कैसे अप्रोच करोगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज कि प्रॉब्लम को अच्छे से समझो। हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि 3 इवेंट्स दिए हैं ए बी और सी, तो वो एक्सक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, गुड। तो अब वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए पहले हमें चाहिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा जो हमारे पास नहीं है। तो हमारा पहला काम होगा यूनिवर्सल सेट फाइंड करना। फिर सेकंड काम होगा कि ए बी और सी जो तीनों सेट है उसको फाइंड करो। और फिर हम एनालाइज करने में तो 2 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। बट हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल सेट फाइंड करना पड़ेगा। सो यूनिवर्सल सेट फाइंड करना बहुत ईजी है। क्वेश्चन में था कि कॉइन इज टॉस्ड 3 times, ठीक है। अब देखो, कभी भी आए कि कॉइन इज टॉस 3 times, 4 times, 2 times, या डाइज रोल्ड 1 time, 2 time, 3 time, या उल्टा बोल दे कि 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली,
या टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो वो सारी चीज़ें सेम है। मतलब कि अगर ऐसा यहाँ पे लिखा है कि कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, या अगर इसके बदले ऐसा लिखते हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो उस दोनों का मीनिंग मतलब दोनों के सेट सेम बनेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली। अब ये बंदे के पास 3 कॉइन है इसलिए उसने साथ में टॉस कर लिए, ये बंदे के पास बेचारे के पास एक ही कॉइन है इसलिए वो 3 बार टॉस करके इसका सैंपल स्पेस बना रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस यानी कि इसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो इसका सैंपल स्पेस बोल दो या यूनिवर्सल सेट बोल दो, जो नाम देना है दे सकते हो। क्या होगा, तो देखो 3 कॉइन को टॉस करोगे तो हमारे पास 3, मतलब जो एक आउटकम होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज होगी, या मतलब हेड टेल या टेल हेड या हेड टेल, ऐसा कोई टाइप का वैल्यू होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ऐसे टाइप्स के आउटकम होंगे हमारे, ठीक है। अब तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे अगर हमारे पास हेड और मतलब जैसे ये 3 पोजीशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे हेड और टेल आ सकता है क्योंकि ये फर्स्ट कॉइन है, यहाँ पे हेड और टेल आ सकता है क्योंकि ये सेकंड कॉइन है, यहाँ पे हेड और टेल आ सकता है क्योंकि ये थर्ड कॉइन है। तो ये कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है। देखो पहले तो हम ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है। तो देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है आने की, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 8। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 8 होंगे। अब वो कौन से होंगे, तो उसकी बहुत सिंपल चीज़ है, देखो ऐसे लिखना है, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, ठीक है। ये हमने फर्स्ट कॉइन से जितने भी आउटकम्स आए वो लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसमें देखो एक ऑर्डर बना दो। जैसे अब मैं 4 बार लिखा था हेड, अब मैं 2 बार हेड लिखूंगा, 2 बार टेल लिखूंगा, 2 बार हेड लिखूंगा, 2 बार टेल लिखूंगा, ठीक है। अब 2 बार लिखा, अब मैं 1 बार कर दूंगा, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये हमारे टोटल 8 आउटकम्स, 8 आउटकम्स बन गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये है हमारे टोटल 8 आउटकम्स, ठीक है। अब देखो सेट ए क्या बोलता है, तो सेट ए कहता है कि नो हेड अपीयर्स, मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो एक भी हेड ना हो, वैसे कितने आउटकम्स है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक ही आउटकम है ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टी टी टी। अब ये 3 आउटकम नहीं, ये एक ही आउटकम है, ठीक है। अब बी क्या है, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। एग्जैक्टली वन हेड मतलब सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला है एक। तो फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, तो टोटल 3 है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, एंड टेल टेल हेड। ये हो गया हमारा बी। एंड सी क्या है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। देखो एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सारे वर्ड्स बहुत आएंगे इसमें प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशंस वगैरह में। सो मैं जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि भाई एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट को कभी कभार एटमोस्ट समझ लेता था। तो मैंने क्या सोचा कि कभी भी एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड आएगा तो उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके सोचूंगा। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, मतलब कम से कम। तो कम से कम हमारे पास 2 हेड होने चाहिए। अब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ, या तो 2 हेड होने चाहिए या तो 3 हेड होने चाहिए। इसका मतलब तो यही होगा। तो चलो पहले हम निकालेंगे कि 2 हेड कितने कितने कितनों के 2 हेड है। तो ये है 2 हेड, फिर ये है 2 हेड, एंड ये है 2 हेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा सी में, एंड 3 हेड वाला क्या है, तो 3 हेड वाला सिर्फ एक ही है, ये रहा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, हेड 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 टेल, टेल हेड हेड, एंड हेड टेल हेड। ये हमारा हो गया सी। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इसको एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या था, वी हैव टू फाइंड दैट इफ दे आर
एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो पहले तो बहुत सिंपल है, हम एग्जॉस्टिव निपटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यही देखना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन रहा है क्या। तो ए यूनियन बी यूनियन सी किया तो पहले सी सेट क्योंकि बड़ा है तो हम उसको पहले लिख देंगे। उसके पहले इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो हम पहले एनालाइज कर लेते हैं। चलो, बी है एंड सी है, ठीक है, उन दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या? तो नहीं है, ठीक है। तो मैं बी यूनियन सी लिखूंगा तो टोटल हमारे पास 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब जो ए सेट है उसका बी एंड सी के साथ कोई कनेक्शन है तो नहीं है। टी 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 दोनों में से किसी में भी नहीं है, ठीक है। मैं एक मिनट ये बीच में से रब कर देता हूँ, ठीक है। तो हम हमें ये पता चला कि भाई इन तीनों का यूनियन करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट फॉर्म कर रहा है, देयरफॉर दे आर एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास। अब सेकंड क्वेश्चन है, आर दे एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव का भी आंसर मैं बोल चुका हूँ कि अगर तुम लोग ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो उनमें कोई कॉमन नहीं था, बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो उनमें भी कोई कॉमन नहीं था, ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो उसमें भी कोई कॉमन नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? दे आर पेयर वाइज, पेयर वाइज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। अब देखो, ओरिजिनल में ये क्वेश्चन में लिखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं वो फाइंड करना है, बट मैंने नॉर्मल एक्सक्लूसिव ही लिखा, मैंने म्यूचुअली नहीं लिखा ताकि हम दोनों देख लेंगे, ठीक है। एंड अगर मैं करूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो इसमें भी नल सेट ही आ रहा है, बिकॉज तीनों में कोई कॉमन नहीं है। आपके नोटबुक में एक बार लिख के देखना, आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? अब यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करने जैसी है कि मतलब ऐसा कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में तो काम आ सकता है कि अगर म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ज़रूरी नहीं है, इट डज नॉट इम्प्लाई कि वो पेयर वाइज एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। अगेन, अगर तुम्हें ऐसा बोला है कि 3 सेट हमारे पास है एंड तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और तुम्हें पूछ ले कि भाई वो पेयरवाइज एक्सक्लूसिव होंगे क्या, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, यहाँ पे हो रहा है ऊपर वाले केस में, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट बट अगर ऐसा दिया है कि 3 सेट्स आर पेयर वाइज एक्सक्लूसिव, तो it implies that they are mutually exclusive also। समझ में आया? अगर 3 सेट या 3 से ज़्यादा सेट वो पेयर वाइज एक्सक्लूसिव है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे ही होंगे। बट अगर तुम्हें बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेयर वाइज एक्सक्लूसिव हो या ना हो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मैंने क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। दिस एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आर very much important topic in probability also and in set theory also। so इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो ये वीडियो को एक बार रिपीट करके वापस देख लीजिए। मैंने ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डाउट मैं क्लियर कर दूँ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।